पाकिस्तान की तारीख में एक दफ़ा फ़ौजी अदालतों का तजर्बा माजी करीब में किया गया था। जब ज़रब-ए-अज़ब ऑपरेशन लॉन्च किया गया तो फिर सनसेट क्लॉज के साथ कुछ प्रोविजंस डाली गई थी, लेकिन उसके लिए एक डेफिनेशन वज़ा की गई कि फ़ौजी अदालतों में कौन सा मुकदमा जाएगा। जेट ब्लैक टेररिस्ट, स्याह किस्म के, शदीद किस्म के, वो जो दहशत गर्द हैं इंतहा दर्जे के, उनके मुकदमात। और वो क्यों डाली गई थी? क्योंकि आम सिविल अदालतों के अंदर जब वो मुकदमात चलते थे तो वो या जज को धमकियाँ आती थी या जज के कान में पैगाम दिया जाता था कि तेरे बच्चे फ़लाँ स्कूल में गए, हमें पता है, वापसी पे फ़ैसला करके निकलेगा तो ख्याल रखना। तो इस सूरत हाल के अंदर ये प्रोविजंस डाली गई थी। ज़रब-ए-अज़ब बहुत कामयाबी से चला, लेकिन उसके बाद रद्दुल फसाद भी किसी हद तक ठीक था, लेकिन एक स्टेज के ऊपर जब ये टीटीपी के मफरूर लोगों को पाकिस्तान में दोबारा वापसी की इजाज़त दी गई, कुछ जेलों में बंद जो लोग थे उनको छोड़ा गया, तो पाकिस्तान में वो जो अमन सैकड़ों हज़ारों जानें कुर्बान करके हासिल किया गया था, इस कौम के बेटों ने बड़ी तादाद में कुर्बानियाँ दी थी। 70-80 हज़ार तो हम कहते हैं ना सिविलियन वो दहशत गर्दी के वाक़यात की नज़र हुए थे, लेकिन ये सोचिए कि पुलिस और फ़ौज के ही कौम के बेटे हैं, मेरे और आपके बेटे हैं, जिन्होंने कुर्बानियाँ देकर वो इस कौम को मजबूत किया था। स्वात की जो सूरत हाल है, गले काटे जाते थे, वहाँ एक खूनी चौक था जहाँ लोगों को लटका दिया जाता था और कोई उसकी लाश उतारने की हिम्मत नहीं करता था। तो उसके बाद मैं तो दिली ख्वाहिश ये रखता हूँ कि कभी ऐसा पाकिस्तान में माहौल बने कि जिसमें एक अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस हो, इसमें सिविल और मिलिट्री दोनों की जिम्मेदारी बराबर की है कि उन लोगों को जेलों से कैसे छोड़ा गया या अफ़गानिस्तान से वापस कैसे आने दिया गया। आपको अगर वापस लाना था तो उसको पूरे लॉ प्रोसेस से गुजारते और फिर दे सकते थे। तो अभी दोबारा मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर बात हो रही है। जो आइनी पैकेज है इसके अंदर कई हिस्से हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक आइनी अदालत का तस्वुर है, फिर वो जो आर्टिकल 8, 9 और कुछ और दीगर आर्टिकल्स के अंदर तरमीम तजवीज़ की जा रही है, उसमें मिलिट्री कोर्ट्स की भी प्रोविजन मौजूद है। बाज़ ऐसे केसेस उसमें आइडेंटिफाई किए गए हैं, कुछ ऐसी अमेंडमेंट्स तजवीज़ की गई हैं जिसके अंदर मिलिट्री कोर्ट्स का दोबारा क़याम जो है वो मुमकिन बनाया जा सके। अभी वो मुसवदे हतमी शक्ल में नहीं है, लेकिन सियासी हलकों के अंदर इसके ऊपर खुली बहस होनी चाहिए। पीछे पर्दों के पीछे तो बात वो कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही मुनासिब हो कि पार्लियामेंट्री कमेटीज़ और हाउस के अंदर इसके ऊपर डिबेट हो और क्या पाकिस्तान के मफाद में है और क्या पाकिस्तान के मफाद में नहीं है वहाँ सामने रखा जाए। कौन सी ऐसी प्रोविजन डालनी है? क्या अभी जेट ब्लैक टेररिस्ट, उसकी डेफिनेशन वज़ा करके कि वो जेट ब्लैक के ज़ुमरे में कौन कौन आता है, क्या वो लोग जो टीटीपी से वाबस्ता हैं और सिर्फ उनको डालना है, या किसी सिविल पोलिटिकल डिस्प्यूट के अंदर भी किसी लोगों को उसके अंदर डाला जा सकता है? ये जब बहस होगी तो फिर ये काम करना आसान हो जाएगा। इस वक्त जो तुर्क का पत्ता कहना चाहिए वो मौलाना फजलुर रहमान के हाथ में। 8 उनके कौमी असम्बली में वोट हैं, 5 उनके सेनेट में वोट हैं। मौजूदा हुकूमत माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी के वोटों और MQM के वोटों और IPP के वोटों के साथ ही खड़ी है। खुद इनके पास ये सारी कोलिशन मिला के भी इतनी तादाद नहीं है कि 2/3 अक्सरियत से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दे। JUI भी साथ आ जाए तो इवन देन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग फ्लोर क्रॉस करेंगे और फ्लोर क्रॉस करके इनको वोट करेंगे, तो तब वो 2/3 वाली अक्सरियत से ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो सकती है। क्या ऐसा माहौल है कि हम ये सियासी रायामा हमवार करें, अपोजिशन को इंगेज कर लिया जाए और मुतफ़िका जिन इशूज़ के ऊपर इतफाक़ राय हो उसको लेकर आगे चलें? मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर ही सबसे पहले राय ले लेता हूँ। आमतौर पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो और सिविल लिबर्टीज़ की बात करें तो उसमें मिलिट्री कोर्ट्स का तस्वुर कहीं फिट इन नहीं बैठता। हमने ज़रब-ए-अज़ब के ज़माने में डाला, बल्कि कराची ऑपरेशन में भी आपने रेंजर्स को एक्स्ट्रा पावर्स दी, पुलिस पावर्स दी, दोनों जगहों पे बेहतरी आई, लेकिन फॉरएवर ये पावर्स दी नहीं जा सकती। अभी क्या सूरत हाल है और क्या आपके सामने लाया अमल क्या है? देखिए नदीम मलिक साहब, पाकिस्तान इस वक्त मेरे नज़दीक एक बहुत गैर मामूली सूरत हाल से गुजर रहा है। एक तो वो दहशत गर्दी है जिसको आप बड़ी रॉ फॉर्म में देखते हैं, और एक वो दहशत गर्दी है कि जिसके तहत आपको निशाना बनाया जाता है आपकी मईशत को। और जो जदीद जंग है, जो न्यू वॉरफेयर है, इसमें बंदूक और गोली तो बहुत आखिर में चलाई जाती है। आपको इंटरनली इम्प्लोड करने के लिए आपकी पॉलिटिकल फाइबर को, सोशल फाइबर को, इकोनॉमिक फाइबर को अंदर से डैमेज किया जाता है। जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ तो उसके ख़िलाफ़ कोई जंग नहीं लड़ी गई। पाकिस्तान इज़ अ न्यूक्लियर कंट्री। न्यूक्लियर कंट्री को आप मैदान जंग में शिकस्त नहीं दे सकते क्योंकि उसके पास एक तुर्क का पत्ता होता है। लिहाजा एक न्यूक्लियर कंट्री के ख़िलाफ़ हमेशा से इंटरनल वॉरफेयर की जाती है। जैसे सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ अगर आप वो अकाउंट्स पढ़ें कि किस तरह सोवियत यूनियन को रप्चर किया गया, तो एक किताब है जो उस वक्त के डायरेक्टर CIA के हवाले से लिखी गई। उन्होंने बताया कि उसकी इकनॉमिक आइसोलेशन, उसको इंटरनली इकनॉमिकली वीक करके किस तरह रप्चर किया गया और उसके बाद फिर सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गई रियासत। पाकिस्तान भी अब बदकिस्मती से हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे अनासर हैं, बैनुल-अक़वामी लॉबीज़ हैं, और हाल ही में कुछ ऐसे मज़ामीन भी छपे हैं जिसमें बड़ा वाज़ेह है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी स्टेटस कई कुव्वतों को खटकता है।
और हम देख रहे हैं कि एक मुसलसल डिसरप्शन की, मुल्क के अंदर तखरीबकारी की एक तरफ तो कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ मुल्क के अंदर बेयकीनी फैलाई जाती है, तीसरी तरफ यह है कि पाकिस्तान के शहरी और इसके रियासत के इदारे जो बड़े कलीदी इदारे हैं उनके दरमियान एक बद-एतमादी को फैलाया जाना, एक मुहिम के ज़रिए उसका प्रचार किया जा रहा है। आप अगर ख़ास तौर पे पीटीआई के मीडिया सेल्स की देखें मुहिम, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के रियासती इदारों को, मुसल्लह अफवाज को निशाना बनाया, मैं आपको बताऊं 70 साल 75 साल में मैंने कभी रॉ में इतनी जुर्रत नहीं देखी थी कि वो हमारे रियासत के इदारों के ख़िलाफ़ इस तरह प्रोपेगेंडा करें, इस तरह की मुहिम चलाएं जैसी कि वो चल रही है। आप अगर इन ऐसे अनासर की वो हौसला अफजाई करें तो वो ऐसे अनासर जो हैं वो जिम्मेदार तो नहीं होते। वो तो पूरा एक यूट्यूबर्स का ग्रुप था जी, उनको बाकायदा ट्रेन किया गया था। उस वक्त वो मोदी का यार की पुकार के साथ वो वीडियोस बनाते थे। तो आजकल वो मतलब नापसंदीदा मतलब ये किसी ने सबक सीखा। जिस तरह आप ये देखिए जो तालिबान है, मैं आपको ये बताऊं कि हम ट्रैक 2 डायलॉग्स में जाते थे जिसमें दूसरे ममालिक के लोग भी होते थे और वो यही कहते थे कि आपको हम ख़बरदार करना चाहते हैं कि ये जो आप अस्करियत पसंद या जिहादी पाल रहे हैं, जिस दिन इनकी बंदूकों का रुख आपकी तरफ होगा फिर आपको अपनी इस रियासत की पॉलिसी की समझ आएगी। और फिर हमने बड़ी कीमत अदा की उसकी। आपका डॉन लीक्स क्यों हुआ था जी, एक बड़ा सवाल है। असल में बात चीज़ें ऐसी हैं, मैं सोचता हूँ कि कभी अल्लाह पाक मुझे मौका दे तो मैं इन लोगों से सारों से कहूँ कि खुदा के लिए इस मुल्क के लिए 30-40 साल आगे का सोच के फैसले किया करो। डॉन लीक्स क्यों हुआ था? इसलिए कि वहाँ एक मीटिंग के अंदर आप लोग यही इशू डिस्कस कर रहे थे जो अभी आप कह रहे हैं कि हमें इसको रोल बैक करना पड़ेगा। लिहाजा अब आई थिंक जहाँ पे हम खड़े हैं, मेरा जो अंदाज़ा है कि सब ने अपने अपने सबक सीखे हैं। सियासतदानों ने भी तारीख से अपना सबक सीखा है और मैं नहीं मानता आपकी बात। नहीं, हमने सीखा है, बहुत पता लग गया है जो हमारी मिस्टेक्स हैं। अदलिया को भी अपना सबक सीखना है। इस्टेब्लिशमेंट भी मुझे लगता है कि अब उन्हें पता लग गया है कि जो उन्होंने इतना बड़ा 2018 का तजुर्बा किया उसने किस तरीके से इट इज़ हाउंडिंग दैम और क्या किया है। अब ज़रूरत इस बात की है, देखिए आज हम एक तवक्को कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला IMF का प्रोग्राम थ्रू हो जाएगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान एक बड़ी मेहनत के साथ पिछले 2 सालों में, अप्रैल 2022 में नदीम साहब आप जानते हैं वी वर एट द ब्रिंक ऑफ डिफ़ॉल्ट, और अगर खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट हो जाता तो हमारी जो बेल आउट पैकेज होना था उसमें सबसे पहले शर्त ये लिखी जानी थी कि आपके पास हमें तो पैसे देने के लिए है नहीं, तो ये जो आप पटाखे चलाते हैं, ये जो आप और तजुर्बे करते हैं, ये क्यों करते हैं? नहीं, मैं आपको आखिर में तो सवाल ये है कि वहाँ से पिछले 2 सालों में मुसलसल 16 महीने हमने सख्त फैसले किए, फिर केयर टेकर गवर्नमेंट में जर्नी जारी रहा। अब आप देखिए कि इशारिये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के बेहतर हो रहे हैं, इन्फ्लेशन डाउन। कोर्ट्स में क्या आप नहीं, मैं आता हूँ आपकी 9 मई के मुकदमात भी डालना चाहते हैं? मैं आपको एक मिनट आता हूँ। आपके इस वक्त पाकिस्तान की जो सिमत है, इशारिये आपके तमाम मुस्बत हो रहे हैं, इन्फ्लेशन नीचे आ रही है, रेटिंग्स आपकी बेहतर हो रही हैं, स्टॉक मार्केट आपकी हदें तोड़ रही है, पॉजिटिव साइड पे जा रही है, IMF का पैकेज हो रहा है, कॉन्फिडेंस रिस्टोर हो रहा है, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक दोबारा पाकिस्तान से जुड़ चुके हैं। इस वक्त पाकिस्तान को 5 साल की स्टेबिलिटी चाहिए। मेरे नज़दीक जो भी पाकिस्तान की इस स्टेबिलिटी के साथ खेलेगा वो पाकिस्तान का मुआशी दहशतगर्द है और उसके साथ सख्ती से निपटना चाहिए। रियासत के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि अगर हम स्टेबिलिटी और ऑर्डर मेंटेन नहीं करेंगे, हम उस स्टेज पे नहीं है कि हमारे पास ये अयाशी है कि हम जनाब यहाँ पे हर किस्म को एनार्की फैलाने दें और इतना कुशन है कि इंतज़ार करें। खुदा ना खास्ता हम यहाँ से स्लिप किए। आप वही कह रहे हैं जो PTI की गवर्नमेंट आई थी तो उस वक्त हमें जो भाषण सुनाए जाते थे कि 6 माह के लिए पॉजिटिव रिपोर्टिंग नहीं, पॉजिटिव रिपोर्टिंग, तो पॉजिटिव रिपोर्टिंग हो, मैन्युफैक्चर करके अगर आप न्यूज रिपोर्ट करें पॉजिटिव तो वो रियलिटी से दूर होती है और वो देर पानी हो सकती है, वो क्लैप्स कर जाती है। और की उसने क्लैप जो मसाइल हैं यू हैव टू क्रिएट ए सिचुएशन जहां ये पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट हो जाए। तो आप मुझे बताइए, क्या ये हुकूमत का कोई मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का खबरनामा है या कोई हमारा मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग की रेटिंग निकलती है जिसमें हम अपग्रेड हुए हैं? ये तो बैनुल अक़वामी इदारे हैं ना जिन्होंने हमें डाउनग्रेड किया था। हमें बहुत खुश नहीं होना चाहिए, हम खुश नहीं हो रहे। हम सिर्फ इस बात पे खुश कि वी आर बिगिनिंग टू सी टर्निंग ऑफ टाइड। देखिए ना, वो टाइड टर्न हो रही है। इसी तरह जो इन्फ्लेशन है वो जो 35-40% पे चली गई थी, अगर सिंगल डिजिट पे आ गई तो ये एक बेहतरी की अलामत है ना। अभी के दौर में PDM लेके गई थी। मेरा सवाल पीछे रह जाता है, वो क्यों लेकर गई थी? वो क्यों लेकर गई थी? वो क्यों लेकर गई थी? नहीं, आपने एक जुमला फेंका, मुझे जवाब दे लेने देना। देखिए वो 40% पे क्यों गई?
इसलिए कि वो मुआहदा जो इमरान खान साहब IMF के साथ करके गए थे, जिसमें ये दर्ज था कि वो सारी सब्सिडीज़ विड्रॉ करेंगे, जिसमें दर्ज था कि पेट्रोल और डीजल की कीमत वो बैनुल-अक़वामी कीमतों के साथ अलाइन करेंगे, उसके बरखिलाफ वो झूठी पॉपुलैरिटी के लिए कम कर गए। और वो इतना बड़ा होल था कि किसी हुकूमत के लिए आसान फैसला नहीं था कि यकमुश्त 150 रुपया डीजल पेट्रोल बढ़ा दे, हमें वो करना पड़ा। वो मुआहदा टूटा हुआ था जब आपको PDM की हुकूमत मिली, मिफ्ता ने वो एग्रीमेंट रिवाइव किया, फिर आप ही की हुकूमत ने वो दोबारा एग्रीमेंट तोड़ा और फिर उसको रिवाइव करने के लिए नाक से लकीरें निकालनी पड़ी। हमें पूरा सच बताना चाहिए। वी आर ऑल रिस्पांसिबल फॉर दिस फेलियर, फॉर दिस सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान। नदीम, उसको हमने रिट्रीव किया ना सिचुएशन को।